लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका गांधी एक अलग अंदाज, बहुत संजीदगी के साथ बहुत महत्वपूर्ण बातों पे, यहां तक कि अदानी का नाम भी लिया और आसंदी पर विराजमान ओम बिरला साहब कुछ नहीं कह पाए। उधर सत्ता पक्ष कुछ नहीं बोल पाया। क्या कहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज जी। धन्यवाद राजीव जी। निश्चित रूप से आज का दिन तो प्रियंका गांधी के ही नाम है। प्रियंका गांधी ने अपने पहले भाषण में संसद के सदस्य के रूप में जो आज भाषण दिया है, निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उल्लेखनीय होना चाहिए। तो हर मुद्दे को छुआ और प्रियंका गांधी ही, कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रियंका गांधी कर सकती थी, कांग्रेस का कोई नेता नहीं कर सकता था। 1975 के बारे में जो प्रियंका गांधी ने कहा, वो केवल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कर सकते थे। कि आपको सीखना चाहिए कि अगर आप बार बार आपातकाल का उल्लेख करते हैं तो उससे आपको सीखना चाहिए। यह कहने की बात भी अन्य कोई नेता नहीं कर सकता था। प्रियंका गांधी ने तमाम किसानों के सवाल उठाए, चुनाव में ईवीएम और बैलेट पेपर का मामला उठाया, संविधान को उल्लंघन की बातें की, अल्पसंख्यकों और दलित समुदाय के ऊपर हो रहे हमलों का सवाल उठाया, सत्तारूढ़ दल के द्वारा जिस तरीके से संविधान की अनदेखी की जा रही है वो सवाल उठाए। पर कोई चीज ऐसा नहीं था इसको छोड़ा हो, और बहुत सी संजीदगी के साथ और तार्किक तरीके से। राजनाथ सिंह जी ने तो आज जो उत्तर प्रदेश में जो उल्लेख किया जगदम्बिका पाल के किस्से का, वो तो तथ्यों से परे है। उस पूरे सत्ता परिवर्तन में कांग्रेस कहां थी? दिल्ली में सरकार इंद्र कुमार गुजराल की थी, जगदम्बिका पाल जी कांग्रेस छोड़ के जा चुके थे। कांग्रेस थी कहां जिसमें वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? उसमें तो कांग्रेस कहीं नहीं थी। वो तो पूरा का पूरा जो उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी उस पूरे खेल में। कल्याण सिंह की सरकार जा रही थी, तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया गया था, खैर, लेकिन उसमें कांग्रेस तो नहीं थी कम से कम। अब तथ्यों को सही रखिए, परिप्रेक्ष्य में रखिए। तो प्रियंका गांधी ने जो जितनी बातें कही है, और सत्तारूढ़ दल के पास वो स्थिति नहीं थी कि कोई प्रतिकार कर सकता था। इतनी संजीदगी के साथ सही शब्दों में, एक अच्छे खुद की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ही शानदार थी, एकदम शांत मुस्कुराते हुए कितनी बातें कह डाली। तो आज का दिन तो निश्चित रूप से प्रियंका गांधी का जो भाषण है वो याद किया जाएगा। और राहुल गांधी का यह कहना कि उनके अपने पहले भाषण की तुलना में बहुत ही शानदार भाषण था, वो एकदम सही उन्होंने तुलना की। रही बात राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी क्यों नाराज होगी खड़गे साहब से? क्या जो खड़गे साहब कर रहे हैं उससे अलग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चल रहा है? आप याद कीजिए, जब हामिद अंसारी साहब की विदाई हो रही थी तो सम्मानित प्रधानमंत्री जी का भाषण, और क्या आपके आर्काइव में हो तो उसको जरा सुनवा दीजिएगा यार। आप वो अभी याद कीजिए जब लोकसभा में हामिद अंसारी के लिए सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने किन शब्दों का प्रयोग किया था। और ये नड्डा साहब कर रहे हैं कि सभापति की आलोचना अवमानना की श्रेणी में आता है। अगर सभापति के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का प्राविधान है तो क्या बिना आलोचना के हो जाएगा? ये कौन से तर्क आप दे रहे हैं? या तो यह हो जाए कि सभापति के खिलाफ, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ किसी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आ सकता। संविधान में इस तरह के प्रावधान होते, वो तो प्रावधान नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ तो महाभियोग प्रस्ताव लाने का प्रावधान है, सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान है। और जब विश्वास प्रस्ताव आएगा तो आप कहेंगे कि सभापति की अवमानना होगी, आप निंदा प्रस्ताव लाएंगे। किस संविधान की बात कर रहे हैं आप? संविधान में बहस करेंगे लोकसभा में और गैर संवैधानिक बात करेंगे आप राज्यसभा में। कब से सदन का कौन सा ऐसा व्यक्ति है सदन में बैठा हुआ जो आलोचना से परे है, जिसका आलोचना नहीं की जा सकती? और उसकी आलोचना कैसे मान लिया जाएगा कि आप अवमानना हो गई? हाँ, संसद जब, उसका प्राविधान जरूर है कि संसद जब चल रही हो तो कोई घोषणा सरकार बाहर नहीं कर सकती। वह विशेषाधिकार का आनंद है संसद। आलोचना किससे कोई कैसे बच सकता है? और अगर मान लीजिए आलोचना नहीं भी करते, यह उदाहरण कम से कम
बीजेपी के लोग प्रस्तुत कर देते। सवाल इस बात का है कि आज कोई ऐसी चीज नहीं धनखड़ साहब कर रहे हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने किसी तरह का मतलब नजर झुकाने की स्थिति हो, झेपने की स्थिति हो। उसी तरह की बात तो बीजेपी करती है। बीजेपी कहां भी विपक्ष को सम्मान देती है? बीजेपी कहां संवाद काम करती है? बीजेपी के लोग किस जगह पर विमर्श को स्थान देने के लिए तैयार है? प्रियंका गांधी तो आज यही बात कर रही थी कि हमारे देश की सभ्यता संस्कृति तो विमर्श के लिए जानी जाती है, बहस के लिए जानी जाती है। अपनी भाषण की शुरुआत ही उन्होंने ऐसे ही किया। और सरकार क्या करती है? सरकार ने तो कहीं विमर्श का स्थान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम तो बात करना चाहते हैं कि आप चर्चा कीजिए, आप चर्चा करने के लिए नहीं तैयार हैं। वही काम धनखड़ साहब राज्यसभा में कर रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसान का बेटा हो जाएगा, जाट समुदाय का प्रतिनिधि हो जाएगा, एक कहने का स्थान है। और आपकी बात कही जाएगी कि आप चर्चा और पद क्यों मानना हो गई? ये तो बात नहीं, ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि धनखड़ साहब के आचरण से बीजेपी के सामने कोई बहुत ही अप्रिय स्थिति पैदा हो गई। धनखड़ साहब उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी आगे आगे छोड़ती चली जा रही है, उससे अलग नहीं है वो। अगर भारतीय जनता पार्टी भी कम से कम विपक्ष को स्थान देती, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष के घर चला जाता है प्रधानमंत्री होते हुए, यह वो दौर नहीं है अभी। तो यह मत कहिए आपकी धनखड़ साहब के किस आचरण को लेकर के, किस कार्यशैली को लेके, किस व्यवहार को लेके भारतीय जनता पार्टी ने आज तक आपत्ति की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से लेकर आज राज्यसभा में के सभापति या उपराष्ट्रपति के रूप में कितनी बात उन्होंने कही है राज्यपाल रहते हुए। ये चुनी हुई सरकार को आज राजनाथ सिंह जी सवाल पैदा कर रहे थे कि चुनी हुई सरकारों को किस तरह से परेशान किया गया जी। अतीत में क्या हुआ वो तो इतिहास का अंग ही है। आज क्या हो रहा है ये भी देख लीजिए। आपके राज्यपाल धनखड़ साहब पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे थे, आज रवि साहब तमिलनाडु में क्या करते हैं, केरल के राज्यपाल महोदय क्या करते हैं। इन राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है, हमारे विधेयक पास हो चुके हैं, बिल पास हो चुके हैं, इनको अनुमति नहीं मिल रही है। और आप सवाल पैदा कर रहे हैं कि साहब अतीत में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था। किसी ऐसा कोई विषय रहा हो जिसमें धनखड़ साहब को लेकर बीजेपी हमलावर रही हो, या कम से कम उस पर यही बयान दे रहे हो कि नहीं इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये नहीं है। धनखड़ साहब की वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने कोई अप्रिय स्थिति पैदा होती हो। आज क्या अगर अप्रिय स्थिति होती तो क्या धनखड़ साहब के लिए सत्तारूढ़ दल के नेता, सदन के नेता नड्डा साहब ने आज क्या कहा? आज जो उनको नेता प्रस्ताव लाने की आवश्यकता होती कि आप ये चर्चा करते कि अविश्वास प्रस्ताव न आवे, वो स्थिति बनती है कि वो हालात बनते कि अविश्वास प्रस्ताव की नौबत ना आवे। भारतीय संसदीय इतिहास का जो एक अलग अध्याय लिखा जा रहा है वो हालात न पैदा हो। इसके पहल करने के बजाय उधर अविश्वास प्रस्ताव की बात आएगी तो आप कहेंगे मैं निंदा प्रस्ताव लेकर के आऊंगा। और निंदा प्रस्ताव में भी सभापति जी अपना बचाव खुद करते नजर आ रहे हैं। अगर आप नैतिकता की बात करते हैं और आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं मैं भागूंगा नहीं, तो ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो 14 दिन का इंतजार क्यों कर रहे हैं जी? आप कहेंगे आप मैं तो बहस कराता हूँ, क्या हो जाएगा? सवाल ये नहीं है। धनखड़ साहब भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली के प्रतिनिधि हैं। और धनखड़ साहब किस पार्टी में नहीं रहे? कांग्रेस से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, जनता दल में गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार में शामिल हुए, चंद्रशेखर जी की सरकार में शामिल हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अलावा किसी दल में नहीं गए। उन्होंने कांग्रेस से राजनीति शुरू की और आज भी और कांग्रेस में ही है, विपक्ष के नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगर दोनों लोगों की तुलना भी की जाएगी तो मल्लिकार्जुन खड़गे के उन्होंने कहा तो आप किसान के बेटे, उन्होंने कहा किसान के मजदूर का बेटा मैं हूं। सवाल इस बात का कि और एक इतना सीनियर नेता उसके बारे में आप इस तरह की बात करेंगे, तो इस तरह की अपनी स्थितियों से तो बचा जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए था। लेकिन निश्चित रूप से आज का दिन प्रियंका गांधी का दिन है और प्रियंका गांधी के भाषणों को भारतीय जनता पार्टी अच्छे से याद रखेगी।
बिल्कुल बिल्कुल, आप जी। सही कह रहे हैं। प्रियंका गांधी के भाषण को भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। आखिर में बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। लेकिन वॉशिंग मशीन